जुजुत्सु काइसन का चैप्टर 238 ऑफिशियली रिलीज हो चुका है, जिसमें हमें काफी सारी चीजें कमाल की देखने को मिली है। जैसे कि सबसे पहले तो हमें सुकुना की फुल पावर देखने को मिलती है। जी हाँ, लास्ट चैप्टर में हमने ये चीज देखी थी कि जब वो काशिमो के साथ बैटल करता है तो वो अपनी पूरी पावर को अनलॉक करके अपनी ट्रू फॉर्म दिखाता है, जो हमें थोड़ी बहुत फोरआर्म जैसी देखने को मिलती है। लेकिन हाँ, ये फॉर्म बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मतलब अब तक जो हमने देखा है ये उससे कई ज्यादा आगे है, और ये चीज ऑलमोस्ट गिगी ने अपनी पैनल के साथ कंफर्म कर दिया है कि ये जो सुकुना की फॉर्म हमें देखने को मिली है ये उसकी परफेक्ट फॉर्म है। अब ऐसा क्यों कहा गया है कि ये परफेक्ट फॉर्म है, तो देखो उसके पीछे काफी सारे रीजन है। क्योंकि अगर आपने जुजुत्सु काइसन का वर्ल्ड देखा है तो उसमें जब भी एक सॉर्सरर अपनी कर्स पावर को यूज करता है या फिर जब उसकी टेक्निक को यूज करता है तो उसको बढ़ा सकते हैं, वो भी काफी सारे तरीकों से। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हम देखते हैं कि यूजर उसकी जो टेक्निक है, उसका जो आउटपुट बढ़ाने का काम करता है, वो या तो अपने हैंड साइन से बढ़ाता है या तो अपने चैंटिंग से बढ़ाता है। लेकिन कर्स एनर्जी को रिलीज करना और उसका आउटपुट बढ़ा देना, दोनों चीजों को एक यूजर एक साथ में नहीं कर सकता है। मतलब या तो वो पहले रिलीज करके फिर उसका आउटपुट बढ़ा सकता है, या तो वो पहले चैंटिंग हैंड साइन को यूज करके आउटपुट बढ़ा दे फिर उसे रिलीज कर सकता है। जैसे कि आप एग्जांपल के लिए देख सकते हो कि हमने कुछ चैप्टर पहले देखा था कि गोजो अपनी ब्लू टेक्निक को यूज करता है और उसको रिलीज कर देता है। बाद में वो उसकी आउटपुट बढ़ाने के लिए चैंटिंग करते हुए दिखाई देता है, जिसकी वजह से उसने मोरहागा को डिफीट कर दिया था। लेकिन ये चीज सुकुना के केस में बहुत ही ज्यादा अलग हो जाती है, क्योंकि इस परफेक्ट फॉर्म के अंदर उसके पास 4 हाथ है, 4 आंखें हैं और एक पेट के ऊपर बहुत ज्यादा बड़ा मुंह भी है। इसका मतलब ये है कि अगर बैटल के दौरान पे वो जब अपनी कर्स टेक्निक को रिलीज कर रहा होगा तो उसके पास एक और मुंह है जिससे वो चैंटिंग कर सकता है, और अगर उसके 2 हाथ बिजी हैं तो वो दूसरे 2 हाथों के साथ हैंड साइन को भी परफॉर्म कर सकता है। तो मतलब वो रिलीज करना एंड उसकी टेक्निक को आउटपुट बढ़ाने का काम दोनों एक साथ कर सकता है, जिसकी वजह से उसे इतना स्ट्रॉन्ग कहा गया है। और इस फॉर्म में उसका पावर लेवल कितना है उस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हो कि लास्ट टाइम जब उसने ये पावर को अनलॉक किया था तो उसने एलाइट सेलेस्टियल स्क्वाड एंड 5 जनरल फॉर्म फुजिवारा एंड सुगावारा क्लैन को बहुत ही बुरी तरीके से हरा दिया था। तो देखो अभी आपको ये चीज नहीं पता होगी कि ये क्लैन कौन सा है, तो मैं बता दूं कि गोजो भी सुगावारा क्लैन का ही डिसेंडेंट है। तो आप आइडिया लगा सकते हो कि ये क्लैन कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहे होंगे, और इन्हें सुकुना ने बड़े आसानी से हरा दिया होता है, जिससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि इस फॉर्म की पावर लेवल कितनी ज्यादा है। अब इसके बाद हमें सुकुना की बैटल कंटिन्यू होते हुए देखने को मिलती है काशिमो के साथ, जहां पे काशिमो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता था, और हमें भी ऐसा ही लगता था कि वो हमारे सुकुना को एक बहुत ही अच्छी खासी फाइट देते हुए दिखाई देगा। क्योंकि लास्ट चैप्टर में इसने भी अपनी ट्रू फॉर्म को रिवील कर दिया था, जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग मानी जाती है, और उसके अंदर इसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन फिर भी ये सुकुना के सामने सिर्फ 2 ही चैप्टर टिक पाता है। खैर, हमें इस चैप्टर में एक बार फिर से सुकुना वही अटैक करते हुए दिखाई देता है जिस अटैक से उसने गोजो को हरा दिया था। लेकिन किसीमो किसी तरीके से उस अटैक से डॉज कर लेता है, लेकिन उसकी स्पीड को सुकुना बड़े आसानी से मैच कर लेता है, और उसके बाद जो उसे कुत्ते की तरह मारता है, क्योंकि इसके बाद काशिमो का खेल तो खत्म हो चुका है। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि अब हमारे सुकुना को रोकने का काम कौन करेगा। लेकिन हाँ, इसी चैप्टर के अंदर हमें उस चीज का जवाब भी मिल जाता है, क्योंकि इसके बाद इटाडोरी एंड हिगुरुमा बैटल फील्ड में एंटर कर लेते हैं। अब ये नहीं पता चलता है कि ये लोग एक्चुअल में एंटर कहां से कर रहे हैं, लेकिन हाँ, आपने ये चीज जरूर नोटिस करी होगी कि इटाडोरी अपनी रिस्ट को बाइट करते हुए दिखाई देगा, जिसका अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि शायद अब हमारा इटाडोरी अपनी कुछ नई पावर्स को अनलॉक करेगा, या ऐसा भी हो सकता है कि सुकुना जो उसकी बॉडी में इतने टाइम से था तो उसने एक्चुअल में उसकी कुछ कर्स टेक्निक्स को सीख लिया होगा। क्योंकि ये चीज गोजो ने शुरुआत के चैप्टर में कही थी, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा इटाडोरी उसकी टेक्निक से फेमिलियर होता जाएगा। तो ऐसा हो सकता है ये कुछ बिल्कुल ही नई पावर्स हमें अनलॉक होते हुए देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि ऐसा कई बार हुआ है जब जब इटाडोरी बैटल में उतरता है तो वो बैटल के हिसाब से अपने आप को चेंज कर लेता है और अडेप्ट कर लेता है, और बहुत सारी पावर्स को अनलॉक करता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि वो ऑब्वियसली मेन कैरेक्टर है इस सीरीज का। तो उसके डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा हाई चांसेस है कि वो सुकुना को फेस करके एक अच्छी खासी टक्कर तो दे ही सकता है। अब हरा देगा तो वो कैसे करेगा वो तो हमें आगे ही पता लगेगा। अब इस फाइट के अंदर इटाडोरी के पास ऑब्वियसली कुछ एडवांटेज है, जैसे कि जब सुकुना कोई अटैक करता है तो जो उसकी एफिशिएंसी बाकी कैरेक्टर्स के ऊपर होती है उतनी हमारी इटाडोरी के ऊपर नहीं होती है। और ये चीज हमने विटनेस करी थी जब इटाडोरी वर्सेस सुकुना पहली बार हमें देखने को मिलता है, तो उसके जो अटैक्स थे उसका डैमेज उतना ज्यादा नहीं था। तो इस पॉइंट के बाद कुछ भी हो सकता है। और वैसे भी यूजी अकेला नहीं उतर रहा है इस बैटल में, हमें हिकारुमा भी उसके साथ देखने को मिल रहा है, जिसका डोमेन एक्सपेंशन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसके अंदर हमें एक टाइप की अदालत देखने को मिलती है जिसमें अगर अपोनेंट गिल्टी पाया जाता है तो उसके ऊपर 100% डैमेज देखने को मिलता है। तो हाँ, इसका काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रोल होने वाला है आगे। और बाकी ऐसा हो सकता है कि गोजो रिटर्न
टर्न करते हुए हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी तक आपने 3 से 4 चैप्टर के अंदर हमने यूटा को नहीं देखा है एंड ना ही हमने गोजो की बॉडी देखी है। तो ऐसा हो सकता है कि इस टाइम पे यूटा जो है वो रिवर्स कर्स टेक्निक को यूज करके गोजो को हील करने का काम कर रहा होगा। तो हाँ, हमें जल्दी ही बहुत सारी चीजें देखने को मिलने वाली है, लेकिन हाँ, बीच में एक हफ्ते का ब्रेक है, उसके बाद ही हमें चैप्टर 239 देखने को मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही एनिमी एंड मांगा से रिलेटेड कंटेंट देखने को मिलता है। मिलते हैं किसी और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।